तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 16 जुलाई यही वो तारीख है जब निमिषा प्रिय, केरल की वो नर्स जिसको यमन की सना सेंट्रल जेल में सुबह फांसी दी जानी है। मतलब सिर्फ 2 दिन बचे, एक आज की रात, एक कल की रात, मंडे एंड ट्यूसडे। वेंसडे की सुबह ये फांसी तय है। लास्ट वीक जो निमिषा प्रिया सेव एक्शन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंसाफ के लिए, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कोर्ट से ये कहा था कि वो सरकार को आदेश देने की गुजारिश करे कि किसी तरह से निमिषा की फांसी को रोक ली जाए। फांसी 16 की है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख दी गई है 18 जुलाई, यानी फांसी हो जाने के 2 दिन बाद की। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं और यमन में इस वक्त क्या हो रहा है, सैमुअल को कितनी उम्मीद है और अब तक अगले 48 घंटे से भी कम वक्त में क्या कुछ हो सकता है, ये सारी डिटेल में आपके सामने रखूँ निमिषा की सजाए मौत पर। उससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ राधिका यादव मर्डर केस में, क्योंकि वो केस है जिसको लेकर चर्चा हो रहा है। क्यों चर्चा इस बात की कि एक बाप ने अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया। जब दीपक यादव यानी राधिका के पिता को कोर्ट में पेश किया गया और उससे पहले लॉकअप में रखा गया, तब उन्हें सिर्फ एक शख्स से मिलने की इजाज़त दी गई थी और वो दीपक यादव के भाई थे। वही भाई जो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जो अपने बेटे के साथ मिलकर राधिका की लाश को अस्पताल ले गए और जिन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये रिकॉर्ड पर भाई ने बयान दिया है कैमरे पर। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी ही बेटी को क्यों मारा। दीपक यादव ने जवाब दिया कि मेरे हाथों से कन्यावध हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे हुआ, लेकिन कन्यावध हो गया और मुझे इसकी जो भी सज़ा मिले, मौत की सज़ा मिले, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर एक पुलिस वाले ने जब उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, वजह क्या थी, तब भी दीपक यादव ने यही जवाब दिया कि उसके हाथों से कन्यावध हो गया है और आप ऐसी एफआईआर लिखिए, ऐसी एफआईआर, ऐसा मुकदमा तैयार कीजिए कि मेरे बचने की कोई गुंजाइश ना हो और मुझे सीधे फांसी हो जाए। ये एक कत्ल का आरोपी जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया, ये उसका स्टेटमेंट है, यानी राधिका के पिता दीपक यादव का। दीपक यादव ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने कत्ल किया है, लेकिन वो इस कत्ल को अफसोस के साथ कह रहा है कि मेरे हाथों से कन्यावध हो गया, इसलिए मुझे इसकी सज़ा दी जानी चाहिए और वो सज़ा सजाए मौत है। भाई ने वजह पूछी, क्योंकि ये वजह ही है जो हर एक को बेचैन कर रहा है कि क्या वजह है। एफआईआर में मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि वजह यह है कि गांव वाले ताना मार रहे हैं, बेटी की कमाई खा रहे हो इसका ताना मार रहे हैं। लेकिन हमारी एक टीम वजीराबाद गांव पहुंची, जिस गांव के लोगों ने दीपक यादव को ताना मारा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब उस गांव में पहुंचे तो वहां कहानी अलग मिली। ये वजीराबाद वो गांव है जिस गांव के अमीरों में गिनती होती है दीपक यादव और उनके परिवार का। दीपक यादव यहीं पले बढ़े, बाद में उन्होंने गुरुग्राम में अपनी कोठी बना ली, भाई के साथ वहीं रहने लगे। लेकिन गांव से रिश्ता अब भी जुड़ा हुआ है, चाची, ताऊ, बाकी सारे लोग वहाँ हैं और गांव के लोग भी हैं। जब गांव में कच्चे घर हुआ करते थे तब दीपक यादव परिवार का पक्का घर था। धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी और इस गांव में एक अमीर शख्स के तौर पर पहचान है। अब गांव की परंपरा ये होती है, जो लोग गांव में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि गांव में जो अमीर होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, आमतौर पर गांव के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं, मुंह भी नहीं खोलते हैं, डरते हैं। तो दीपक यादव और उनके परिवार का रुतबा इस वजीराबाद गांव में ये है। तो गांव के अलग अलग लोगों से जब बात की, कुछ कैमरे पर, कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड, हर एक का एक ही कहना था कि साहब हम में से किसी की हिम्मत ही नहीं कि जो हम दीपक यादव को मैसेज छोड़िए, मुंह पे भी कुछ बोल सकें, बेटी को लेकर ताना मार सकें। गांव से किसी ने ताना नहीं मारा। तो जब ताना नहीं मारा तो ये ताना मारने की बात कहाँ से आ रही है। तो हर एक का यही कहना था कि उनका कद, उनका रुतबा इस गांव में बहुत बड़ा है, हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। और आज भी गांव से कनेक्शन है, हर रोज़ सुबह दूध उसी गांव से आता है घर पे। तो ताना मारने वाली बात पूरे गांव ने मना कर दिया।
और जबकि शुरू से खबर आ रही कि गांव वाले ताना मारते थे, इसीलिए अपनी बेटी को मार डाला। फिर उन्हीं गांव वाले से पूछा गया कि बेटी की कमाई खा रहे हो, ये भी किसी ने ताना मारा? पूरे गांव ने इनकार किया। कहा कि साहब, एक तो बेटी की कमाई वो शख्स कैसे खा सकता है? पूछा गया क्यों भाई? तो कहा गया कि उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे तो किराए पे चढ़ा रखे हैं। सिर्फ मंथली किराया 20 से 22 लाख रुपए दीपक यादव को आता है। मंथली, हर महीने की कमाई है किराए से सिर्फ 20 से 22 लाख रुपए। जिस शख्स की कमाई मंथली 20-22 लाख रुपए हो, वो अपनी बेटी की कमाई कैसे खा सकता है और क्यों खा सकता है? सवाल उनका भी वाजिब था। तो फिर बेटी की कमाई खाने की कहां से बात आ गई? पूरे गांव के हिसाब से यह है नहीं। और ये फैक्ट, दीपक यादव और उनके भाई, इन दोनों का काम ही है कि प्रॉपर्टी लेते हैं और किराए पे चढ़ा देते हैं और किराए से इनकी ज़िंदगी चलती है। 20-22 लाख रुपए मायने रखता है हर महीने। 20-22 लाख रुपए कमाने वाला शख्स अपनी बेटी की कमाई पे कैसे ज़िंदा रह सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ये कि नहीं, वो टेनिस एकेडमी को बंद करने की बात कर रहे थे और उससे गुस्सा आया और टेनिस एकेडमी से ही राधिका पैसे कमा रही थी और घर चल रहा था। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद बात सामने आई वो ये है कि इस साल मई में राधिका ने कोई टेनिस एकेडमी नहीं खोली थी और उसके लिए उसके पिता ने भी कोई पैसे नहीं दिए थे। टेनिस एकेडमी खोलने के लिए गुरुग्राम जैसी जगहों पर ज़मीन, जहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा, कॉस्टली है, और घर तो है नहीं। टेनिस एकेडमी के लिए बड़ा सा आपको ग्राउंड चाहिए, तो वो खोलना ही करोड़ों का खर्चा है। तो कोई टेनिस एकेडमी राधिका की अपनी थी ही नहीं। तो फिर एकेडमी की कहाँ से बात आई? तो जांच में पता चला कि जब शोल्डर इंजरी हुई राधिका को, उसके बाद उसने कोचिंग देना शुरू किया। तो पहले वो अलग अलग एकेडमी में कोचिंग देती थी, फिर धीरे धीरे उसे कोचिंग देने वाले एकेडमी के ज़रिए एक बात पता चली, और वो ये कि कई ऐसी एकेडमी भी है जैसे आपने अपने नाम से खोल लिया, आप ठीक ठाक प्लेयर हैं और आपका नाम है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है। तो फिर ये होता है कि जो कई एकेडमी होती, जैसे आजकल एक फैशन है, बहुत सारे क्रिकेट के ग्राउंड हैं जो किराए पे, रेंट पे मिलते हैं, अमूमन संडे सैटरडे। तो वहाँ आप जाइए, रेंट पर आपको ग्राउंड मिल गया, मैच आप खेलिए, दोनों टीमें मिलकर पैसे शेयर कर लेती हैं। सेम टेनिस के लिए कि आप ग्राउंड बुक कर दीजिए, उसका जो किराया है, रेंट है, वो दे दीजिए, और जब बुक हो, जो टाइमिंग है बुकिंग की, उसी वक्त आप अपने बच्चों को बुला लीजिए और वहाँ उनको कोचिंग दे दीजिए। तो राधिका पिछले काफ़ी वक्त से गुरुग्राम के अलग अलग कोचिंग सेंटर, जो टेनिस एकेडमी है, वहाँ वो रेंट पे ग्राउंड बुक करती थी, और ग्राउंड बुक करने के बाद पहले से ही वो अपने बच्चों को बता देती थी कि इतने बजे इस दिन इस ग्राउंड पर आना, इस एकेडमी में आना। तो वो रेंट पर टेनिस एकेडमी चला रही थी, रेंट पर वो लेती, वहाँ बच्चों को ट्रेन करती, फिर उनसे फीस मिलता और फिर उससे अपना चल रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी कमाई नहीं थी कि एक बाप अपनी बेटी की कमाई खाता। ये बात भी फिर गले नहीं उतरी कि बेटी की कमाई कहाँ, 20-22 लाख तो बाप कमा रहा है। एक थ्योरी जो सोशल मीडिया की थी कि उसका अकाउंट, और उस अकाउंट की वजह से गांव वाले परेशान। तो इत्तेफाक से वो जो राधिका का इंस्टा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, उसे आज हम लोगों ने देखा। मैं दीपक से कहूँगा वो आपको भी दिखा दे। 2022 में उसने ये इंस्टा अकाउंट खोला था और 1 मई 2022 में एक पोस्ट डाला। आखिरी पोस्ट उसने अप्रैल 2025 में डाला अभी, और ये उसका छठा और आखिरी पोस्ट था। यानी कि 2022 से 2025 तक टोटल इंस्टाग्राम पर उसके 6 पोस्ट, और इन 6 पोस्ट में जो हाईएस्ट व्यूज़ उसको मिला था वो एक 11,000 था। इस टोटल इंस्टाग्राम पर उसके 58 फॉलोअर्स थे, जो ज़्यादातर उसके दोस्त और कोच थे, और 57 ऐसे लोग थे जिनको वो फॉलो करती थी। तो इस पूरे इंस्टा पे ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली। और इस इंस्टा पे जो उसने आखिरी अभी अप्रैल में जो एक पोस्ट डाला था, वो एक ऐड शूट था। वो ऐड शूट जो शायद रिलीज़ नहीं हुआ या आया नहीं, पर उसने उसको डाला था, वो ऐड शूट था। तो 6 के अलावा और कुछ नहीं, टोटल 58-57 फॉलोअर्स या फॉलो करने वाले, और हाईएस्ट 11,000 मैक्सिमम व्यूज़, अकाउंट प्राइवेट, और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे कोई ताना मारे। तो सोशल मीडिया भी गले नहीं उतरती, बेटी की कमाई भी गले नहीं उतरती, गांव वालों का ताना भी गले नहीं उतरता। तो अब सवाल ये, फिर कैसे? एक और आया था जो म्यूज़िक एल्बम की बात बता रहा था, तो उसमें एक जो लीड रोल था उस गाने में, उसका नाम है इनामुल। तो फिर ये जोड़ा गया कि इसका लव अफेयर है।
जबकि अब पता चला है कि उस म्यूज़िक एल्बम के शूट के लिए राधिका को कांटेक्ट किया था उस म्यूज़िक एल्बम के डायरेक्टर ने, और उसे पता भी नहीं था इसमें लीड रोल कौन प्ले कर रहा, मेल फीमेल वो कर रही थी। बाद में पता चला इनामुल। तो एक प्रोफेशनल उस वक्त टाई अप था। जब तक शूट हुआ दोनों पहली बार मिले, शूट ख़त्म उसके बाद कभी नहीं मिले। इनामुल लंबे वक्त से अब दुबई में है। तो गुरुग्राम पुलिस ने भी पूरी तफ्तीश की और इस लव अफेयर को भी दरकिनार कर दिया। अब एक राधिका की एक फ्रेंड, उसने 2 वीडियो अपलोड करने के बाद उसने कहा कि 3 दिन से कत्ल की प्लानिंग चल रही थी घर में। हालांकि उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि 3 दिन से अगर प्लानिंग थी और उसे पता था तो उसे पुलिस को बताना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर जो असली वजह है वो एफआईआर के पन्नों में है ताना मारना। लेकिन अगर उन सारी वजहों को आप ग्राउंड पर टटोलेंगे, उसकी सच्चाई को टटोलेंगे तो गले नहीं उतर रही है। और ये ताना मारना कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा, इससे रिलेटेड सबूत नहीं जुड़ रहे। और दूसरी तरफ बाप कह रहा है कन्यावध हो गया मेरे हाथों से, मुझे सज़ा मिले। तो इस कन्यावध के पीछे की फिर असली वजह क्या है मालूम नहीं, किस दिन सामने आएगा पता नहीं। लेकिन ये कुल अपडेट है। 1 दिन की पुलिस कस्टडी थी, उसके बाद लगा था पुलिस और कस्टडी लेगी। लेकिन चूंकि जहाँ कत्ल हुआ वहाँ से हथियार भी मिल गया, कातिल भी मौका वारदात से मिल गया, तो शायद गुरुग्राम पुलिस को अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में दीपक यादव को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। और अभी 14 दिन करके वो तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता या ज़मानत नहीं मिल जाती। तो ये इस केस का फ़िलहाल अपडेट है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। निमिषा प्रिय लास्ट वीक निमिषा को बचाने वाली काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस फरियाद के साथ कि वो सरकार को डायरेक्शन दे कि निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए कुछ किया जाए। कोर्ट ने मंडे की तारीख दी। तब मैंने आपको बताया था कि जब मंडे को सुनवाई होगी तब तो मुश्किल से 48 घंटे भी नहीं होंगे बचाने के लिए। अब आज जब पूरी कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब हम इस मैटर की सुनवाई 18 जुलाई को करेंगे, फ्राइडे। अब आपको सुनकर हंसी भी आएगी कि ये क्या बात हुई। 16 जुलाई को फांसी की तारीख, 16 जुलाई को फांसी होनी, जो भी उनके यहाँ सज़ाए मौत का तरीका हो। तो 16 जुलाई की सुबह तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इस मामले की सुनवाई 16 के बाद 18 जुलाई को करने का मकसद या मतलब क्या रह जाता है। जो कुछ करना है वो 16 जुलाई से पहले होना चाहिए। सरकार को भी अगर कुछ बात करनी है, सब कुछ करनी है। लेकिन 16 जुलाई यानी कि अब ये मान के हम चलें कि निमिषा को बचाने के लिए शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब 18 जुलाई को जब ये हो और ऊपर वाला ना करे, क्योंकि अब भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद फांसी टल जाए, लेकिन अगर न टली तो 18 जुलाई को किस बारे में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार ने ये किया, सरकार ने अपनी तरफ से ये कोशिश की, हम बचा नहीं पाए ये, पर इस बात करने का इसका फ़ायदा क्या है। बात तो तब है ना जब निमिषा की फांसी को रोका जा सके। तो 16 जुलाई को फांसी और 18 जुलाई को अब सुनवाई, बात समझ से परे की चीज़ है। खैर, क्या कुछ हो रहा उससे पहले इस कोर्ट में जो आज हुआ उसको आपको बताता हूँ। सरकार ने अपनी तरफ से दलील दी आज कोर्ट में कि सरकार ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन यमन दुनिया के बाकी देशों जैसा है ही नहीं। जैसे बाकी दुनिया के देश हैं वैसा यमन नहीं है, और वहाँ पर यमन में लोगों से बातचीत करना प्रॉपर चैनल वो भी नहीं है। तो जब वो है नहीं तो फिर हम क्या करें। और यही हम लाचार हैं कि अगर दुनिया के बाकी देश होते तो हम एक तरीका था, लेकिन दुनिया के जैसे बाकी देश हैं वैसे यमन नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं। ये कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, अटॉर्नी जनरल ने। दूसरी बात ये कहेगी कि अब कुछ रास्ता बचता नहीं है, सिर्फ एक है, और वो ये है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है ब्लड मनी, यानी जिस शख्स का कत्ल हुआ उसके परिवार को पैसे दे दें और निमिषा को बचा लें। तो हमारे हाथ में अब है, जो इंतज़ाम हमारे हाथ में है वो ब्लड मनी, और मौत की सज़ा निमिषा के बचाने का ये आखिरी तरीका है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ब्लड मनी की बात तो तब है ना जब जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका भाई माफ़ी देने के लिए तैयार हो जाए, राज़ी हो जाए। जब वो माफ़ी ही नहीं देगा तो फिर ब्लड मनी की तो बात ही नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है,
वो देश ही अलग है। और हम जिस तरीके से कर सकते थे कोशिश हमने की। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा है दोनों तरफ से सुनने के बाद कि ठीक है, अब भारत सरकार ने इस मामले में अब तक क्या किया है इसकी स्टेटस रिपोर्ट के साथ आप 18 जुलाई को आओ, मतलब जब सब कुछ हो जाएगा। जो जस्टिस साहब उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना कैसे हुई और अगर उसे फांसी हो जाती है तो हमें इसका बहुत दुख होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कहा गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार की तरफ से कहा कि हमारे ये ऐसा मामला नहीं है जहां सरकार और भी अब कुछ कर सकती है या करने के लिए कहा जा सके, क्योंकि यमन दुनिया के बाकी देश जैसा नहीं। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए ये कहते हुए कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कानूनी, और वो रास्ता ये है कि अब ब्लड मनी ले ली जाए। लेकिन ब्लड मनी कैसे देंगे, माफ़ी दे नहीं रहा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, अब 18 जुलाई को होगा। ऊपर वाला न करे कि निमिषा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो जिसका कोई सिर पर कोई फ़ायदा नहीं है। और उस वक्त आप बता के भी क्या करेंगे कि हमने क्या कोशिश की, हमने कितनी कोशिश की, हमने कहाँ कहाँ से कोशिश की, कोई मतलब नहीं है जब काम ही नहीं हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इस 18 जुलाई की सुनवाई और भारत सरकार को कोई नया डायरेक्शन न देने के बाद ये मान लिया जाए कि निमिषा की फांसी तय है? एक शख्स अभी उम्मीद की किरण बना हुआ है और वो है सैमुअल। सैमुअल वही सोशल एक्टिविस्ट जो यमन में रहकर भारतीयों की मदद करते हैं। सैमुअल से बात हुई, बाकी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए आज की तारीख में, आज मंडे को भी सैमुअल इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लगता है कि ऐन वक्त पे चमत्कार होगा और निमिषा बच सकती है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि वो इकलौते शख्स हैं जो भारत सरकार बार बार कह रही है कि वहाँ डिप्लोमेटिक चैनल नहीं, प्रॉपर चैनल नहीं जिससे हम बात कर सकें। सैमुअल ही वो उम्मीद की किरण है जो वो उस शख्स तक पहुँचे हुए हैं, उस फैमिली के साथ डायरेक्ट उनका लिंक है जिससे नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है माफ़ीनामा और ब्लड मनी को लेकर। तो सैमुअल ने वहाँ के कई पावरफुल लोगों को बीच में डाला हुआ है और आब्दो मेहदी के भाई से अब भी संपर्क में है और उन्हें उम्मीद है कि शायद ऐन वक्त पे बात बन जाए, वो माफ़ीनामा दे दें, ब्लड मनी ले लें, या फिर जो 2 ऑफ़र और हैं गल्फ़ में या सऊदी अरब में एक नौकरी भाई को या किसी एक का मेडिकल ट्रीटमेंट, कितना भी महंगा हो। सैमुअल की इस यकीन की एक वजह और भी है कि जो भी ऑफ़र अभी तक दिया गया या बातचीत चल रही है वो खुद यमन में है सैमुअल, और सनम है इस वक्त जिस तरह सेंट्रल जेल में परसों सुबह फांसी होनी है। तो बस एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि फैमिली ने सीधे रूल आउट नहीं किया माफ़ी देने से, यह इनकार नहीं किया कि नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे इस पर, आप भूल जाइए, आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली की तरफ से ना हाँ है ना ना है, और यही हाँ और ना के बीच में एक उम्मीद की किरण है कि क्या पता ऐन वक्त पर भाई मान जाए, माफ़ी देने को तैयार हो जाए। और यमन की जो अदालत है, यमन का कानून है कि आखिरी घड़ी में भी अगर परिवार माफ़ी दे देता है, उनसे पूछा जाता है, तो भी ये फांसी टल सकती है। सैमुअल अब भी पूरी तरह से यकीन में है कि शायद बात बन जाएगी और प्रॉपर चैनल से वो बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस वक्त निमिषा की इस मौत और ज़िंदगी के बीच में कोई एक शख्स है खड़ा हुआ, तो वो सैमुअल ही है, क्योंकि वही सैमुअल अकेला शख्स है जो इस वक्त सही लोगों के कांटेक्ट में है, जिसका कोई गवर्नमेंट किसी और उससे लेना देना नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता, और सही बंदे तक जिनकी पहुंच है। और वो लगातार जिस दिन से फांसी की तारीख आई है तब से यमन में डेरा डाले हुए हैं। आज भी जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमें यकीन है आखिरी वक्त तक कुछ हो जाए। तो हम सब की भी दुआ यही है कि शायद बात बन जाए, क्योंकि उम्मीद की किरण इसलिए ज़िंदा है कि अगर सीधे सीधे मना कर देती फैमिली तो बात और दरवाजे बंद, लेकिन फैमिली ने ना हाँ किया है न ना किया है, और ऑफ़र भी ठीक ठाक है। यमन में जिस तरीके के सिविल वॉर और वो है, वहाँ ऐसा नहीं है बहुत पैसे हैं लोगों के पास, वहाँ बेरोज़गारी है, गरीबी है, मेडिकल ठीक नहीं है। ऐसे में अगर एक शख्स को दुबई और सऊदी अरब जैसी जगहों पर, यूएई और सऊदी, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी ज़िंदगी और वहाँ रहने का सारा कुछ मिलता है, तो ये मतलब सस्ता सौदा नहीं है। तो इसी उम्मीद पे सैमुअल ज़िंदा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है
कि जेल ने जो तारीख तय की है 16 जुलाई की सुबह सना सेंट्रल जेल यमन की राजधानी सना में है, उस हिसाब से वहाँ तैयारी चल रही है। जेल ऑफिशियल का ये कहना है कि अब चूँकि कानूनी दरवाजे बंद हो चुके, अब वहाँ की अदालत या सुप्रीम कोर्ट या वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमान नहीं आएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है शरिया लॉ के हिसाब से। अब सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है जेल वालों को, वो ये कि आखिरी वक्त, आखिरी घंटे में भी अगर परिवार वहाँ पहुँच जाए और ये कहे या कोर्ट के थ्रू कि हमने इसे माफ़ कर दिया, फांसी का फंदा निमिषा के गले से दूर हो जाएगा। और बस इस आखिरी एक उम्मीद की किरण का इंतज़ार है। वक्त कम है, आज मंडे और कल ट्यूसडे, सिर्फ 2 रात है ज़िंदगी और मौत के बीच निमिषा के। उम्मीद यही है कि कुछ ऐसा हो और सैमुअल जिस कोशिश में लगे हुए हैं वो कामयाब हो। इन्हीं दुआओं और इन्हीं उम्मीद के साथ बाकी जो अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।